In progress. हेलो एवरीवन। सो दिस साइड सी मोनू खंडेलवाल। आज हम फिर मतलब इस ये डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हम लोग यू नो फाइनेंशियल गारंटी तक डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल गारंटी, जो फाइनेंशियल गारंटी हम लोग देते हैं, ठीक है, अगर बोरो डिफॉल्ट करे तो हमें पे करना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल रिकग्निशन क्या होगी, फिर उसके बाद रिकग्निशन क्या होगी, ये सब डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग। ठीक है, कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ये अंडरलाइंग एसेट्स को बेचने या सेल परचेज करने का या सेल करने का ऑन अ सर्टेन फ्यूचर डेट फॉर सर्टेन प्राइस। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि रिलायंस का शेयर आज स्ट्राइक प्राइस 2000 है और रिलायंस का शेयर मुझे मालूम है कि 3 महीने बाद ये बढ़ेगा। ठीक है, तो रिलायंस का शेयर है लेकिन मुझे राइट टू, क्या है, राइट टू बाय है शेयर्स। ठीक है, अगर रिलायंस का शेयर बढ़ जाता है तो मैं सामने वाली पार्टी से 2000 में खरीद कर, ठीक है, बढ़े हुए प्राइस पे बेच सकती हूँ। तो दिस इज कॉल्ड राइट टू बाय। ठीक है, और दूसरी पार्टी के लिए क्या, ऑब्लिगेशन टू सेल है। ठीक है, तो ये इसलिए ये डेरिवेटिव कहलाता है, क्यों, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट्स नहीं है लेकिन अंडरलाइंग एसेट्स से रिलेटेड राइट की बात हो रही है। ठीक है, तो अंडरलाइंग एसेट्स कैन बी शेयर्स और करेंसी, करेंसी में भी डेरिवेटिव हो सकते हैं, शेयर्स में भी डेरिवेटिव हो सकते हैं। एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली ये कैश फ्लो हेज करने के लिए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने अब सेल किया, मैं एक्सपोर्ट करती हूँ फॉरेन, मतलब एक्सपोर्ट करती हूँ कंट्रीज को। तो एक्सपोर्ट करती हूँ कंट्रीज को, तो मेरे पास इनफ्लो क्या आएगा, फॉरेन करेंसी इनफ्लोज आएगा। तो अल्टीमेटली अब मुझे मिलेगा 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, जो भी मेरी पेमेंट टर्म्स उनसे डिसाइड हुए हैं। अब मुझे रिस्क ये है। So derivative contract underlying assets can be shares currency. Example of derivative contract, forward contract options, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ठीक है, तो इस ठीक है, कॉल ऑप्शन मीन्स ऊपर जाने की शर्त लगाना, और पुट ऑप्शन मीन नीचे जाने की शर्त लगाना। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये डेरिवेटिव्स होते हैं सारे के सारे। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डजंट हैव एनी वैल्यू ऑन इट्स ओन बट इट ड्राइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। ठीक है, खुद की कोई पहचान नहीं है, बट हमें राइट मिल जाता है और ऑब्लिगेशन हो जाती है। ठीक है, तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर नो और लिटिल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रीमियम, जो भी हम कॉल प्रीमियम पे करते हैं या ऑप्शंस प्रीमियम पे करते हैं वही उसकी कॉस्ट होती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट परचेज करने की। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट फॉलोज फॉरवर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, दोनों में फिजिकल डिलीवरी से, और कैन बी सेटल इन नेट कैश। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो नेट कैश में ही केवल सेटल होता है। ठीक है, तो ये रूल है। ठीक है, कि फॉरवर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल डिलीवरी में सेटल होंगे या नेट कैश में सेटल होंगे। जहां तक है ज़्यादातर चांसेस है फिजिकल डिलीवरी में ही सेटल होते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसमें क्या है कि फॉरवर्ड और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो जनरली एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट के केस में यूज होता है, और जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि 2000 रुपये स्ट्राइक प्राइस चल रहा है रिलायंस का, और मैंने कहा कि ये जाएगा, ठीक है, 36, मतलब 2600 पे जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन कॉल ऑप्शन मैंने ले लिया, बाय कर लिया। कॉल ऑप्शन बाय करने का मतलब है कि मेरे पास राइट टू रिसीव, ठीक है, मतलब शेयर्स ऑफ द कंपनी है उस रेट पे। मान लो ये चला गया 2600 रुपये। ठीक है, अब 2600 रुपये चला गया तो मेरे क्या है, जिससे भी मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है, ठीक है, कॉल ऑप्शन बाय किया, उससे मैं फिजिकली शेयर्स ले सकती हूँ। उसे मार्केट से फिजिकली शेयर खरीद के मुझे देने होंगे 2000 रुपये पे, और मैं क्या करूँगी, उसको 2600 रुपये में बेच दूंगी, तो मेरा नेट बेनिफिट कितना होगा, 600 रुपये पर शेयर होगा। ठीक है, तो ये है गाइस। अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, इफ इट इज पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी तो हम इसे डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट्स बोलेंगे, सॉरी डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स बोलेंगे। और अगर ये हमारे लिए पोटेंशियली अनफेवरेबल है तो इसे डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, ये मेजर की जाती है एफवीटीपीएल पे। तो फेयर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल रिकग्निशन कैसे होगी, ठीक है, मतलब पीएनएल के थ्रू इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो मान लीजिए डेरिवेटिव फाइनेंशियल, मेरा वो चल रहा है, मेरा रिपोर्टिंग पीरियड आ गया, मेरा रिपोर्टिंग पीरियड आ गया 31 मार्च आ गया। 31 मार्च को मैं क्या करूंगी, 31 मार्च को देखूंगी कि भाई मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या था, 2100 रुपये था। ठीक है, अब स्ट्राइक प्राइस मेरा 2100 रुपये था। अब
उस टाइम पे जब मैं 31 मार्च आ गई तब क्या चल रहा है, भाई ये तो 2200 रुपये हो गया, 200 रुपये बढ़ गया, तो फेवरेबल हो गया, फेवरेबल हो गया 200 रुपये, तो क्या करेंगे एंट्री, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स डेबिट टू P&L। ठीक है, ये एंट्री करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, इनिशियल रिकग्निशन कैसे होती है, जनरली कंसिडर जीरो, बट इफ देयर इज सम कॉस्ट ऑफ प्रीमियम पेड टू द एंटर इनटू द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट देन अमाउंट विल बी कंसिडर फेयर वैल्यू। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, फेयर वैल्यू, मतलब फेयर वैल्यू के रूप में उसे माना जाएगा। और अगर कॉस्ट प्रीमियम वगैरह तो हम लोग क्या कर देंगे, उसे फाइनेंशियल एसेट्स बोल के उसे पे कर देंगे। तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू कैश टू बैंक, ऐसी एंट्री कर देंगे अगर हमें प्रीमियम पे किया हुआ है। ईच बैलेंस शीट डेट पर क्या होगा, डिफरेंस पर द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेट एंड बैलेंस शीट डेट। जैसे कि मैंने बताया स्ट्राइक प्राइस 2000 तय किया था, बैलेंस शीट डेट पे 2200 रुपये हो गया। ठीक है, तो 200 रुपये का फर्क आ गया। तो फील्ड रेट इज ऑल्सो गिवन द क्वेश्चन, कंसिडर पीवी ऑफ अबव अमाउंट एज फेयर वैल्यू। अगर ईल्ड रेट भी दी हुई है तो उसका पीवी निकाल लेंगे। ठीक है, उसकी कैरिंग वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट डेट पर क्या होगा, जनरली नो एंट्री एज फेयर वैल्यू जीरो, इफ सम कॉस्ट प्रीमियम से डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू बैंक। ठीक है, यानी ईच बैलेंस शीट डीएफए और डीएफएल इज टू बी शोन एट फेयर वैल्यू। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू ऑफ डीएफए and DF or DFL on the balance sheet date and previously recorded amount will be recognized as fair value gain or loss in P&L. General entry of derivative contract is potentially favorable, तो DFA to P&L हो जाएगी, और अगर अनफेवरेबल है तो P&L to DFL हो जाएगी, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। ठीक है, सेटलमेंट डेट पर क्या होगा, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल ऑन बाय फिजिकल डिलीवरी, तो जो भी हमें मिला है वो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएगी। ठीक है, और इफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, तो जो भी अंडरलाइंग एसेट्स हमें मिली है, ठीक है, वो हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी क्या है भाई, जो भी हमारा हमारी डेफर्ड टैक्स, जो भी हमने डेफ सॉरी डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स बनाई थी। ठीक है, फिजिकल डिलीवरी, तो हमारा डीएफएल जो है, अंडरलाइंग एसेट्स, कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, तो डेफिनेटली जो हमारा डीएफए बना हुआ था, डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट्स बनी थी, वो रिवर्स हो जाएगी, टू हो जाएगा। ठीक है, और हमें जो भी हमें शेयर मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन इक्विटी शेयर्स, वो और वो टू बैंक डेबिट हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा जो है वो सेल करने का है तो हमारा क्या होगा, जो हमने डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी बनाई थी वो क्या करेंगे, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो क्रेडिट होता चला रहा था, डेबिट हो जाएगा टू। ठीक है, और बैंक हमें मिल जाएगी, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो पैसा आता आएगा, पैसा आएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस एंट्री विल बी रिकॉग्नाइज P&L एज फेयर वैल्यू गेन और लॉस के रूप में रिकॉग्नाइज हुए। वेरिफिकेट ऑन सेटलमेंट बाय नेट कैश फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो वो P&L में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। गेन ऑन सेटलमेंट बैंक टू डीएफए हो जाएगा। ठीक है, गेन हो रहा है डीएफए तो डेफर्ड टैक्स फाइनेंशियल एसेट्स हो जाएगा, और अगर हमारा लॉस हो रहा है तो वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, अब आती है हमारी हेज अकाउंटिंग गाइस। तो हेज अकाउंटिंग क्या होती है, हेज अकाउंटिंग में तीन टाइप की हेजिंग होती है, एक तो होती है कैश फ्लो हेज, एक होती है फेयर वैल्यू हेज, और एक तीसरी होती है आपकी हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। तो इफ डेरिवेटिव व्हेन अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर फॉर हेजिंग पर्पस, एंटिटी हैज अ चॉइस टू अप्लाई हेज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ हेज होती है। इसमें क्या करता है कैश फ्लो हेज में, हैजिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर कैश फ्लो, जैसे एक्सपोर्ट का केस मैंने जो बताया था, हैजिंग थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रिसीट इन फॉरेन करेंसी फॉर सेल ऑफ गुड्स इन द फ्यूचर। तो 3 महीने बाद मुझे पैसा मिलेगा, जो भी मेरा पेमेंट टर्म डिसाइड हुआ है विद द, ठीक है, विद द वेंडर, जो भी मेरे सॉरी विद द कस्टमर, कस्टमर जो है फॉरेन कस्टमर जो, उससे भी जो भी मेरा टर्म डिसाइड हुआ है। हैज आइटम सेल ऑफ गुड्स इज अकाउंटेड एज पर रिस्पेक्टिव इंडेस। ठीक है, इंडेस 115 डील करता है इससे, तो हम उसके अकॉर्डिंग एंट्री कर रहे होते हैं, और वो सिंपल एंट्री होती है। ठीक है, जब भी हमें कंट्रोल ट्रांसफर होता है तो ही हम रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना। हैजिंग इंस्ट्रूमेंट इज अकाउंटेड एज पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, वो अकाउंट हुआ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, बट द फेयर वैल्यू और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग क्या होता है, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, फिर उनकी पीवी निकाली जाती है। तो बट द फेयर वैल्यू गेन, जो भी लॉस एट बैलेंस शीट डेट विल बी रिकॉर्डेड थ्रू कैश फ्लो हैज रिजर्व। ठीक है, इसमें P&L रिकॉर्ड नहीं होगा, इसमें कैश फ्लो हैज रिजर्व यूज होगा, एंड विल बी क्लासिफाइड टू P&L व्हेन हैज आइटम इज रिकॉर्डेड बुक्स। फिर हैज आइटम आ गया, मतलब मेरे पास फॉरेन करेंसी आ गई, मुझे मिल गई, ठीक है, मैंने टू डेटर कर दिया, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो P&L में जाएगा। जो भी मेरा रिजर्व पड़ा हुआ है कैश फ्लो हैज रिजर्व, वो P&L सॉरी वो उसको डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो फेयर वैल्यू हैज में, इन दिस हैजिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द फेयर वैल्यू ऑफ आइटम। ठीक है, मान लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, अब मुझे पता है यार कि जो मेरा जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है ना। तो अब क्या है कि मान लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट है डिबेंचर्स में। ठीक है, अब डिबेंचर्स की वैल्यू को मुझे प्रोटेक्ट करना है।
तो इन्वेस्टर की सॉरी डिबेंचर्स की वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है कि ये अगर मेरा 1 साल का है तो 1 साल बाद मेरी जो वैल्यू है प्रोटेक्ट रहे, तो मैं हैजिंग करूंगी, फेयर वैल्यू हैज। ठीक है कि भाई अगर मैंने इस पे पैसा दिया तो कम से कम इतना तो रहे। ठीक है, इससे ऊपर गया तो अच्छी बात है, अगर नीचे चला गया तो मेरा लॉस ना हो कम से कम। ठीक है, 2,000 रुपये पर डिबेंचर लिया है तो 2,000 रुपये रहे, तो मैं हैजिंग करूंगी। तो इसलिए मुझे थोड़ी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी हैजिंग हो जाएगी। ठीक है। Example, hedging through forward contract for fair value after 1 year of investment debenture. Hedging item is accounted as per respective indices, but any forex value gain or loss on such hedge item will be recorded through P&L. P&L के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है जो भी डिफरेंस होता है आपका। हैजिंग इंस्ट्रूमेंट्स अकाउंटेड एज पर डेरिवेटिव अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, हम देख चुके हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, फिर भी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ इसमें क्या होता है। ठीक है, जीरो वैल्यू पे होती है। ठीक है, और उसके बाद आपकी जब कुछ भी प्रीमियम पे होता है, सॉरी प्रीमियम नहीं, ईच बैलेंस शीट डेट पर इसकी वैल्यूएशन होती है। वैसे तो जनरली कुछ पे, मतलब इन द रियलिटी कुछ ना कुछ तो पे होता है, कॉल प्रीमियम वगैरह, तो वो हम रिकॉग्नाइज कर देते हैं। और ईच बैलेंस शीट डेट पे उसकी फेयर वैल्यू देखा करते हैं। ठीक है। ये इन दिस हैजिंग इज डन टू प्रोटेक्ट रिसीट इन फॉरेन करेंसी ऑफ सेल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन बाय एंटिटी। ठीक है, ये हैजिंग की जाती है ताकि जो भी रिसीट आए, जब हम अपनी फॉरेन ऑपरेशन को, बाहर हमारा फॉरेन ऑपरेशन है, ठीक है, तो हम उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम सेल करेंगे उससे 10,000 डॉलर हमें आएंगे, लेकिन 10,000 डॉलर जो आएंगे, मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे 3 महीने बाद 10,000 डॉलर आने वाले हैं, मुझे पता है, तो 3 महीने बाद जो वो हैज रहे, कैश फ्लो हैज की तरह ही होता है अल्टीमेटली। 3 महीने बाद जो मेरा जो फ्यूचर है, इनफ्लो है, वो हैज रहे। ठीक है, अगर आज मेरी प्राइस 75 चल रही है डॉलर्स, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी 75 ही मुझे मिले। ठीक है, इतना तो हैज रहे मेरा, ऐसा ना हो 75 से बिलो मुझे कम पैसा मिले। मैं हैजिंग कर लूंगी। सो अकाउंटिंग सिमिलर टू कैश फ्लो हैज। ठीक है, एम्बेडेड डेरिवेटिव। एम्बेडेड डेरिवेटिव मतलब होता है कि इसमें क्या है, कुछ, ये डेरिवेटिव तो है लेकिन इसमें कुछ मिक्स हो गया है। ठीक है, तो नॉर्मल डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, नॉर्मल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइनेंशियल लायबिलिटी, नॉन फाइनेंशियल आइटम। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हो सकता है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल आइटम भी हो सकता है। लाइक फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे हो गया, जैसे लोन मैंने ले लिया, लेकिन उस लोन में क्या कर दिया, प्रीपेमेंट ऑप्शन डाल दिया, तो वो एम्बेडेड डेरिवेटिव हो गया। ठीक है। When host contract derivative embedded in it are not closely related। ठीक है, अगर वो दोनों रिलेटेड नहीं है, मतलब दोनों मार्केट में हो ही नहीं रहा, हमने पहली बार सुना है ऐसा कुछ, तो वी नीड टू सेपरेट द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एम्बेडेड डेरिवेटिव, और उनकी अकाउंटिंग हमें सेपरेटली करनी होगी। ठीक है, when host contract derivative embedded in it are closely related then there is no need to separate them, hence do accounting only for host contract normally। ठीक है, closely related means it is general practice in the market। when host contract embedded contract is separated, host contract is accounted as per respective indices। तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग की जाती है रेस्पेक्टिव इंडिया। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग एज पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब इनिशियल लेवल पे प्रीमियम वाला कर दोगे, फिर उसको हैच, फिर उसको कैसे करोगे, हर बैलेंस शीट डेट पर फेयर वैल्यू देखोगे उसकी, कि फेयर वैल्यू क्या चल रही है। ठीक है, और आपका जो रेट था उस टाइम पे जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब क्या था, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका डेरिवेटिव अकाउंटिंग में आ जाएगा। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरली मान लीजिए सेल परचेज हो गई, तो वो इंडियाज की 115 के अकॉर्डिंग होगी सेल जो भी होगी। फॉलोइंग आर टू केसेस ऑफ डेरिवेटिव। वैसे तो एम्बेडेड डेरिवेटिव बहुत हो सकते हैं, लेकिन इसमें केवल दो स्पेसिफिक केसेस हैं। ठीक है, जो कि जो कि बुक्स में है, एक्चुअली हमारे आईसीआई की बुक में है। फर्स्ट है प्रीपेड ऑप्शंस इन अ लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक। ठीक है, सेकंड है परचेज सेल ऑफ गुड्स इन अ फॉरेन करेंसी। तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ये नॉर्मल फाइनेंशियल लायबिलिटी, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मल फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला ट्रांजेक्शन। लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक, लोन ले लिया। एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या होगा, प्री पेमेंट ऑप्शन, मतलब मैंने बैंक से लोन दिया 5 साल का, लेकिन तीसरे मैंने कह दिया कि इसमें प्री पेमेंट ऑप्शन भी दे दो, कल को मैं प्री पेमेंट कर दूँ उसका, लोन खत्म कर दो अपना, मुझे पैसा आ गया, तो तीसरे साल मुझे पैसा आ गया, तो मैं खत्म कर दूंगा ना अपना लोन। So these are not closely related. If prepayment option is not approximately equal to the carrying amount of loan taken from bank, prepayment option exercise it। प्रीपेमेंट मान लीजिए 3 साल बाद मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो भाई ये तो जो कैरिंग अमाउंट है मेरा लोन का, फ्यूचर का आउटस्टैंडिंग, उसके बराबर होना चाहिए। 2 साल की इंटरेस्ट प्लस मेच्योरिटी अमाउंट, उसके बराबर होना चाहिए, उसके पीवी के बराबर होना चाहिए। तो अगर उसकी पीवी के बराबर है तो वो क्लोजली रिलेटेड, अगर पीवी के बराबर नहीं है तो नहीं है। तो इसका अगर क्लोजली रिलेटेड नहीं माना जाएगा तो फिर हम लोन टेकन फ्रॉम बैंक वाली एंट्री, फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली अकाउंटिंग एंट्री अलग करेंगे और प्रीपेमेंट ऑप्शन वाली अलग करेंगे। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी वाली अमोर्टाइजेशन टेबल वगैरह बनाएंगे,
और डेरिवेटिव के केस में आपका फेयर वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो ये होगा गाइस, परचेज और सेल ऑफ गुड्स इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। हम मान लीजिए परचेज और सेल कर रहे हैं हम लोग किसी भी आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, एम्बेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर दोनों, मान लीजिए दोनों जो कंपनीज है जिनके बीच में परचेज और सेल ऑफ गुड्स का एग्रीमेंट हो रहा है, वो दोनों की दोनों इंडिया की कंपनीज है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट किसमें करती है, फॉरेन करेंसी में कर रही है। तो भाई ये तो बहुत अजीब सी बात है ना, आप दोनों इंडिया में हो तो इंडियन करेंसी में क्यों नहीं करी, फॉरेन करेंसी में क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट जमा हुआ है, मतलब इंटरेस्ट इसमें है, दोनों का एडवांटेज देख रही है। एक एडवांटेज जो सेल कर रही है वो देख रही है कि इसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मुझे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। परचेज वाला देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू मुझे एक्सपेक्टेड है कि गिर जाएगी, डॉलर गिर जाएंगे, तो रुपीज जो होगा वो वीक हो जाएगा, सॉरी रुपीज जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। जब स्ट्रांग हो जाएगा तो मुझे क्या होगा, कम वैल्यू हो जाएगी, कम वैल्यू तो कम पैसा देना पड़ेगा। तो दोनों अपना बेनिफिट सोच ले इसलिए एंटर कर रहे हैं। तो बट नॉर्मल पार्लेंस में नहीं होता ये सब, नॉर्मल सिचुएशन में। तो इसलिए क्लोज रिलेटेड नहीं है, ट्रांजेक्शन इज एंटर इन द करेंसी विच इज फॉरेन करेंसी फॉर बोथ पार्टीज ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसे कहते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव। तो दोनों को सेपरेट करेंगे, परचेज ऑफ गुड्स इंडिया 115 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और जो कॉन्टेंट इन फॉरेन करेंसी वो डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होगी, इफ देयर आर नॉट इंटरलेट, मतलब ठीक है, क्लोजली रिलेटेड। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट परचेज और सेल ऑफ गुड्स हो रही है, रिकॉग्नाइज परचेज और सेल ऑफ गुड्स ऑन अ परचेज सेल डिलीवरी डेट। जब भी कंट्रोल ट्रांसफर होगा वही आप रिकॉर्ड कर दोगे, इस पर रेस्पेक्टिव इंडियंस इन अमाउंट इक्वलेंट टू कंपनीज करेंसी यूजिंग करेंसी फॉरवर्ड रेट ऑफ परचेज सेल ऑन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट डेट, कॉन्ट्रैक्ट डेट पर जो भी है आपकी, ठीक है। तो उस पर हम रिकॉर्ड कर देंगे इसको। मान लीजिए 30 जून, 6 महीने बाद मुझे पैसा आएगा, मुझे पता है कि मुझे 6 महीने बाद पैसा आएगा और 6 महीने बाद ही मेरी सर्विस पूरी हो पाएगी, तो कंट्रोल ट्रांसफर 6 महीने बाद होगा। तो 30 जून को हम रिकॉर्ड कर देंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। जनरल एंट्री क्या होगी, वो परचेज ऑफ कुछ परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर सेल ऑफ डेबिट टू सेल्स, ठीक है। एम्बेडेड डेरिवेटिव की क्या होगी, अप्लाई अकाउंटिंग डेरिवेटिव होना, नो एंट्री फॉर कॉन्ट्रैक्टेड रिकॉग्नाइज डीएफए और डीएफएल एट द फेयर वैल्यू ऑन ईच बैलेंस शीट डेट बाय द कंपनी करेंसी फॉरवर्ड डेट ऑफ परचेज सेल और डिलीवरी डेट, रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू गेन और लॉस ऑन डीएफएल ऑन परचेज एंड सेल्स थ्रू पी एंड ट्रांसफर डीएफएल बैलेंस टू डेटर और क्रेडिटर ऑन परचेज सेल्स, ठीक है। फिर हम डेटर और क्रेडिटर्स में ले जाएंगे रिस्पेक्टिव। तो गाइज ये सब हो गया। अब दूसरा हमारा आता है रेगुलर वे परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ये स्पेशल केस है एक्चुअली, ठीक है, जहाँ पे ये इक्विटी शेयर्स की बात चल रही है। इक्विटी शेयर शेयर मार्केट में क्या होता है कि T+2 बेसिस पे हमारी डिलीवरी होती है इक्विटी शेयर्स की, जब हम कैश में उसको डिलीवर कर रहे होते हैं तो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, पैसा तो हम अभी दे देते हैं लेकिन जो डिलीवरी होती है वो 2 दिन बाद होती है, T+2। तो यही वो डिस्कस कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है गाइस, ठीक है, इक्विटी डिलीवरी है यहाँ पे, T+2 डेज, ठीक है। तो गाइस ये है, दिस कंसेप्ट अप्लाई where financial is purchased on a date but its settlement will be done on a future date, ठीक है। टू approaches accounting परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स अवेलेबल इन दिस, ट्रेड अकाउंटिंग डेट पर कर लो या सेटलमेंट डेट पर कर लो। ट्रेड अकाउंटिंग डेट पर करोगे तो रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल एसेट्स ऑन ट्रेड डेट, क्योंकि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये क्या हो गया, आपकी फाइनेंशियल एसेट्स हो गई, ठीक है। जिस फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू पे क्या होगा, फाइनेंशियल एसेट्स डेबिट टू पेबल, पेबल अभी तो कैश गया नहीं है ना, 2 दिन बाद जाएगा। सेटलमेंट फाइनेंशियल इज रिकॉग्नाइज एज पर एसीएम एफवीटीयूसी या एफवीटीपीएल, ठीक है। जनरली आपका फाइनेंशियल एसेट इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एसीएम में तो नहीं आता है, एफवीटीयूसी या एफवीटीपीएल में आएगा, ठीक है। ऑन सेटलमेंट डेट पेबल इज सेटल बाय पेइंग कैश, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज नहीं होते और मेच्योरिटी तक रखने का कोई मेच्योरिटी होती नहीं इक्विटी में, तो एसीएम पे नहीं आएगा, एफवीटीयूसी भी एफवीटीपीएल मेथड पे आएगा। और सेटलमेंट डेट पेबल सेटल बाय पेइंग कैश, पेबल डेबिट टू कैश हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम आगे चलते हैं। सेटलमेंट डेट की अकाउंटिंग क्या होगी, रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल एसेट सेटलमेंट डेट ओनली, नो अकाउंटिंग इज ट्रेडेड। जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर हम एसीएम फॉलो कर रहे हैं तो भाई जो भी हमने पैसा दिया है, 2,000 रुपये में हमने क्लाइंट्स का शेयर खरीदा है तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू बैंक 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। इफ एफवीटीओसी एज फॉलोड, अगर एफवीटीओसी है तो फाइनेंशियल एसेट डेबिट टू बैंक वही वाली एंट्री होगी, लेकिन सेटलमेंट की जो फेयर वैल्यू उस पर होगी। मान ली 2,100 रुपये हो गया, है ना, तो क्या होगी, 2,100 टू बैंक, बैंक 2,000 रुपये, और डिफरेंस जो जाएगा वो इसमें जाएगा ओसीआई में, तो टू ओसीआई, ठीक है, 1,000 रुपये। एफबीटीपीएल है तो डिफरेंस जो जाएगा वो पीएनएल में जाएगा। फाइनेंशियल एसेट डेबिट 2,000 रुपये पर 2,100 रुपये और टू बैंक 2,000 रुपये, तो एक जो 100 रुपये जाएगा वो किस में जाएगा, आपका पीएनएल में जाएगा, ठीक है गाइस। अब रिक्लासिफिकेशन आ गया हम फाइनेंशियल एसेट्स के। तो फाइनेंशियल एसेट जो होती है वो रिक्लासिफाइड होती है एक मेथड से दूसरे मेथड में, और चेंज फ्रॉम फाइनेंशियल एंटिटी रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एसेट्स होल्डिंग, ठीक है।
तो ये पूरी टेबल बनी हुई है इसमें। ठीक है गाइस। मान लीजिए कोई एसीएम से अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड से इसमें आ रहा है, एफबीटीओसीए में आ रहा है। तो एफबीटीओसीए में क्या करते हैं, फेयर वैल्यू जो भी बैलेंस शीट डेट पे फेयर वैल्यू होती है उस पर मेजर करते हैं। ठीक है, रिक्लासिफिकेशन डेट पे, और मेरा जो भी फेयर वैल्यू जाती है वो ओसीए में चली जाती है। अगर हम एसीएम में टीपीएल में जा रहे हैं तो डेफिनेटली पीएनएल में चली जाएगी, मेजर होगी जो भी रिक्लासिफिकेशन डेट पे। और जो भी डिफरेंस आ रहा है फेयर वैल्यू गेन और लॉस का वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर हम एफबीटीपीएल से, ठीक है, हम जा रहे हैं एसीएम में, तो हम क्या करेंगे, जो भी मेजर है फेयर वैल्यू, जो भी रिक्लासिफिकेशन डेट पे फेयर वैल्यू मतलब जो भी हमने उसको खरीदा है, जो भी अमाउंट गिवन है, अमाउंट रिसीव्ड है, उस बेसिस पे उसको मेजर करेंगे। ठीक है, और फेयर वैल्यू गेन और लॉस इज रिकॉग्नाइज पी एंड एल, जो भी डिफरेंस आएगा हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या करना, डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मान लीजिए अभी तक हमारा पी एंड एल के थ्रू रिकॉग्नाइज हो रहा है ना। अब हमारा डिबेंचर क्या हुआ, डिबेंचर को हमने पीवी में लेकर आए, है ना। अगर हम डिबेंचर्स को अपने पीवी में लेकर आए हैं, ठीक है, जो भी प्रेजेंट वैल्यू में लेकर आए हैं उसके अकॉर्डिंग 95,000 बैठ रही है। ठीक है, अगर हम एफ बी टी ओ से अपनाते तो हम क्या करेंगे, उसे 95,000 में रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है, और जो भी हमारी डिफरेंस है हम उतने अमाउंट से एक्चुअली घटा या बढ़ा देंगे, बेसिकली यही होगा। ठीक है, और हमारी एफ बी टी पी एल के अकॉर्डिंग वो वैल्यू जो होनी चाहिए थी वो 96,000 होनी चाहिए थी। तो 95,000 कर देंगे उसको, तो हम 1,000 रुपये से उसे घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, फाइनेंशियल एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे और पी एंड एल को डेबिट कर देंगे, ऐसे होगा। ठीक है, मेजर एट फेयर वैल्यू और रिक्लासिफिकेशन डेट एफबीटीओसीआई में तो डेफिनेटली आप तब भी पी एंड एल में उसे रिकॉग्नाइज करोगे तब तक। ठीक है, वो भी है क्योंकि वो पी एंड एल में ही खत्म हो जाएगी, इसलिए पी एंड एल में रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन उसके बाद जब जैसे हम एफबीटीओसीआई उसके आगे आगे की जितनी भी एंट्री होंगी, ठीक है, ऑनवर्ड्स, वो एफबीटी मतलब ओसीआई में उसे जो भी डिफरेंस आएगा फेयर वैल्यू में उसे ओसीआई में हम लोग डालेंगे। ठीक है, अब एफबीटीओसीआई से हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, मोडेशन कॉस्ट मेथड से, तो हम ओरिजिनल अमाउंट जो भी फाइनेंशियल एसेट की ओरिजिनल अमाउंट है उस पर मेजर करेंगे। फॉर दिस आल्सो, ठीक है, रिवर्स एनी बैलेंस जो भी हमारा ओसीआई में रिजर्व पड़ा है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और फाइनेंशियल एसेट्स में रिजर्व को रिवर्स कर देंगे ताकि वो ओरिजिनल अमाउंट पे आ जाए। ठीक है, एफबीटीपीएल में आया तो मेजर वैल्यू एफबीटीयूसी या एफबीटीपीएल दोनों में फेयर वैल्यू में मेजर होता है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ डिफरेंस जो भी आएगा वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। और कोई भी बैलेंस आपका एफबीटीयूसी में है तो वो पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गाइस हमारा कंप्लीट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।